बातों पर डाल लेते हैं नज़र, जहां पर हम देख रहे हैं करीब 220 अंक टूटकर 22,860 के आसपास हम देख रहे हैं कारोबार हो रहा है। और इतना ही नहीं, बैंक निफ्टी की बात करें तो निचले स्तर से करीब 300 अंक संभलता हुआ दिखाई दे रहा है। आईटी पैक पर साफ तौर से आज के सत्र में दबाव है, जहां पर हम देख रहे हैं एलटीआई माइंडट्री, टेक महिंद्रा जैसे कुछ काउंटर से टूटते हुए दिखाई दे रहे हैं। इतना ही नहीं, फार्मा क्षेत्रों में भी आज हमें बिकवाली दिखाई दे रही है। लॉरस लैब जैसे कुछ काउंटर्स हैं जो 13% यहाँ पर टूटते हुए दिखाई दे रहे हैं। और चुनिंदा रियलिटी काउंटर्स में खरीदारी है, हालांकि शोभा डीएलएफ 2 से 5% यहाँ पर भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखना होगा कि मिड डे मार्केट एक्शन में अब किस तरह से बाजार पैनल करता हुआ दिखाई दे रहा है। मेरे साथ मेरे सहयोगी अंश पिलवार जुड़ चुके हैं। तो अंश, मिड डे मार्केट एक्शन में बाजार की चाल बताइएगा। फिलहाल जहां पर हमें सेक्टर वाइज बहुत गिरावट दिखाई दे रही है वो पूरा एलटी पैक है जो मार खाता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, यहाँ पे चाल तो काफ़ी बेरिश नजर आ रही है। निफ्टी से शुरुआत करें तो निफ्टी पिछले 10 सेशन से 23,000 और 23,400 के बीच में ही घूम रहा था, वहाँ पे कंसोलिडेशन बना हुआ था, लेकिन आज वहाँ से काफ़ी एक डिसाइसिव ब्रेकडाउन देता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पे काफ़ी नेगेटिव पिक्चर बनता हुआ नजर आ रहा है निफ्टी में। साथ ही साथ निफ्टी ने 7 मंथ के लो लेवल को भी छू लिया है। इसके साथ अगर हम देखें तो मिड कैप स्मॉल कैप ने भी 7 मंथ लो को छू लिया है। चलिए सेक्टर स्पेसिफिक बात करते हैं। गेनर की लिस्ट में देखें तो कोई खास गेनर नजर नहीं आ रहे, लेकिन अगर लूजर्स की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले आईटी में हमें काफ़ी बिकवाली होती हुई नजर आ रही है। 3 सेशन से इसमें लगातार खरीदारी हो रही थी और आज इसमें बिकवाली हो रही थी। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक रिवर्सल साइन इंडिकेट करता हुआ नजर आता है नीचे की तरफ। स्टॉक्स देखें तो यहाँ पे एलटीआई माइंडट्री, टेक महिंद्रा और कोफोर्ज जैसे स्टॉक नजर आ रहे हैं जिसमें बिकवाली होती हुई नजर आ रही है लगभग 3.5 से 4% की। इसके साथ साथ देखें तो निफ्टी फार्मा इंडेक्स में भी काफ़ी बिकवाली होती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर भी निफ्टी की तरह ही निफ्टी फार्मा इंडेक्स में भी 10 सेशन से एक कंसोलिडेशन बना हुआ था और आज इसने भी वहाँ से ब्रेकडाउन दे चुका है। स्टॉक्स देखें तो यहाँ पे लॉरस लैब, ग्लैंड फार्मा, अजंता फार्मा जैसे स्टॉक नजर आ रहे हैं जिसमें 5 से 12% की गिरावट होती हुई नजर आ रही है। स्टॉक स्पेसिफिक बात कर ले तो यहाँ पे हम स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स की बात करेंगे। स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम की लिस्ट में देखें तो टोरेंट फार्मा में अच्छी खरीदारी हो रही है, डीएलएफ में अच्छी खरीदारी हो रही है, मैक्रोटेक में भी हमें अच्छी खासी खरीदारी होती हुई नजर आ रही है। दरअसल मैक्रोटेक ने अपने नतीजे शो किए थे जहाँ पे हम देख रहे हैं कि रेवेन्यू लगभग 39-40% से बढ़ता हुआ नजर आया था और नेट प्रॉफिट में अच्छा 87% का उछाल आता हुआ नजर आया था, जिसके चलते हम देख रहे हैं कि इस गिरते हुए मार्केट में भी ये कुछ चुनिंदा स्टॉक है जिसमें अच्छी खरीदारी हो रही है, वो भी भारी वॉल्यूम के साथ। तो इन तमाम स्टॉक्स पर नजर रखें। ऑलराइट अंश, चलिए मिड डे मार्केट एक्शन की तमाम हाइलाइट्स आपने बताई, इसका शुक्रिया। और हमारे साथ वृद्धि इन्वेस्टमेंट के विवेक करवा भी जुड़ चुके हैं। विवेक, बाजार की चाल को देखकर आज आप क्या कहिएगा? फिलहाल हफ्ते की शुरुआत और अहम हफ्ता, क्योंकि हफ्ते के आखिर में बजट भी पेश होने वाला है। ऐसे में बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो छोटी अवधि में मुनाफे की रणनीति भी कमाना चाहते होंगे। फिलहाल निफ्टी, बैंक निफ्टी में बताइएगा आपके मेन लेवल्स। अभी तो देखिए ऐसा है कि आप छुट्टी मना के, हफ्ते की छुट्टी मना के आ रहे हो और मुझे लगता है कि अगले 2-3 दिन और छुट्टी पे रहो तो बहुत अच्छा होगा। 2-3 कारण है। एक तो बाजार में लगातार, इनफैक्ट आज जो कार्नेज हो रहा है मिड एंड स्मॉल कैप में, ये थोड़ा सा ज्यादा ही हो गया। इनफैक्ट 3.5-4%, थोड़ी देर पहले तो 4 के पहले ऊपर भी था स्मॉल कैप इंडेक्स। आप अगर स्क्रीन पे देखो तो जितने भी स्मॉल कैप स्टॉक्स है सब में 5 से लेके 10% आज सारे के सारे टूट के ट्रेड कर रहे हैं। विक्स आज भी अप है और विक्स नीचे नहीं आ रहा है। मतलब इनफैक्ट मार्केट में अगर रिकवरी दे तो विक्स नीचे भी आए। तो ऐसे एक सिचुएशन में आप शॉर्ट टर्म रणनीति बना पाओगे क्या? मुझे तो बहुत डाउट है, क्योंकि जब तक ये सेटल नहीं हो जाता है बाजार, तब तक बहुत अग्रेसिव बाइंग लेवल्स में भी नहीं एडवाइस करूंगा। हाँ, लॉन्गर टर्म के लिए बहुत अच्छे लेवल्स है ये। बहुत ज्यादा नहीं टूटेगा लेकिन इमीडिएटली रिकवरी देगा और आपको मुनाफा इमीडिएट शॉर्ट टर्म में अगले 2-3 दिन में देगा क्या, ये बहुत बहुत कहना मुश्किल है। मुझे लगता है कि बाजार में स्टेबिलिटी आएगी बजट के बाद। बजट में क्या होने वाला है ये देख के उसके बाद में थोड़ा बहुत इंडिया फैक्टर जो है वो फैक्टर अगर हो जाता है तो उसके बाद में एक स्टेबिलिटी आएगी। और जो यूएस से अनसर्टेनिटी है वो तो हमने पहले कई बात की है कि 20 जनवरी को ट्रम्प साहब शपथ लेंगे। उसके बाद हो सकता है कि 2-3 हफ्ते तक आपको वॉलेटिलिटी देखने को मिले। तो मुझे लगता है कि एक हफ्ता और छोड़ दो बजट के बाद, हो सकता है कि बजट का अगले हफ्ते से आपको स्टेबिलिटी देखने को मिले। तब तक सेलेक्टिव लॉन्ग टर्म बाइंग ही करिए। शॉर्ट टर्म तो मैं यहाँ पे सलाह नहीं दे पाऊंगा क्योंकि बहुत ही कहना मुश्किल है, क्योंकि एक तरह का पैनिक है ये। तो पैनिक में क्या होता है कि कोई निचला स्तर नहीं होता है।
कोई भी स्तर तोड़ के आपको वापस एक बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल सकता है। कैप्री ग्लोबल के मैनेजमेंट से बातचीत हुई ब्रेक पर गए उससे पहले, ओवरऑल नतीजों पर आपकी प्रतिक्रिया चाहेंगे पहले तो? देखिए, आई थिंक ओवरऑल एज पर एक्सपेक्टेड लाइंस था। और जो स्टॉक प्राइस था, आप अगर नोट करो पिछले साल करीबन इसी समय इसका वैल्यूएशन पी ऑफ अराउंड 75 और 80 के बीच में चल रहा था। मतलब स्टॉक इतना महंगा हो गया था और इसके लिए मैं काफी कॉशियस था ऐसे स्टॉक्स पे। और आज के दिन इसका पी लगभग आधा हो गया है। मतलब उस हिसाब से स्टॉक भी काफी गिरा है। और 180 लेवल्स पे भी, मतलब इस रिजल्ट के बाद ठीक ठाक लग रहा है, करीबन 40। फिर भी अगर मुझे कंपेयर करने को बोलो कि बाकी जितने भी गोल्ड लोन कंपनीज है या फिर एनबीएफसीज है, उसमें कंपनी अच्छी है ये, लेकिन वैल्यूएशन वाइज आज भी मुझे थोड़ा सा स्ट्रेच लगता है। तो मैं 40 की पी में लेने के लिए आज भी इस पे कंफर्टेबल नहीं रहूंगा। और मुझे लगता है कि ये थोड़ा बहुत और मे बी 150 लेवल्स पे अगर मिलता है, जो अभी 185 पे चल रहा है, तो वैल्यूएशन वाइज बहुत नहीं, लेकिन ठीक ठाक फेयर वैल्यूएशन पे आ जाएंगे, अट्रैक्टिव नहीं होंगे। तो जो पीयर ग्रुप है, इससे जो जो कंपनी स्ट्रांग है आज के दिन, अगर मैं कंपेयर करना चाहूँ, चाहे वो बजाज ले लो या फिर जियो ले लो या फिर इनफैक्ट श्रीराम टाइप या मुथूट टाइप भी ले लो, तो इन सबसे रिचली वैल्यूएशन दिख रहा है इसका मुझे आज भी। तो इसके लिए मैं प्रेफर करूंगा, जो इस कार्नेज में अगर मुझे चीपर स्टॉक्स मिलते तो वो लेना पसंद करूंगा, ना कि 40 की पी पे, जो ऑलरेडी मुझे यहाँ पे भी महंगा लगता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और एक खबर की ओर रुख करते हैं। रेलिगेयर एंटरप्राइजेस में ओपन ऑफर को लेकर रस्साकसी यहाँ पे चलती हुई दिखाई दे रही है। वरुण परिवार के ऑफर के बाद अमेरिकी बिजनेसमैन दिग्विजय गायकवाड़ ने भी सभी से ओपन ऑफर के लिए मंजूरी मांगी है। पूरी खबर समझते हैं हमारे सहयोगी अनुराग जोशी से। वरुण परिवार की जो ओपन ऑफर है रेलिगेयर शेयर होल्डर्स के लिए, उसकी एक टेंडरिंग पीरियड की तिथि आज शुरू हो जाती है और ये फरवरी 7 तक चलेगी। अभी ये ऐसे मुकाम पे आ रहा है जबकि फ्लोरिडा में एक स्थित एक इन्वेस्टर हैं दिग्विजय गायकवाड़, उन्होंने एक कंपीटिंग ओपन ऑफर भेजा है इस रेलिगेयर शेयर होल्डर्स को, और वह बताते हैं कि उन्होंने सभी को लिखा है और वह ये ओपन ऑफर करने के लिए तैयार हैं। और ये जो ओपन ऑफर उन्होंने किया है, ये 275 रुपये उन्होंने ऑफ़र किए हैं। और ये जो बर्मन का जो ओपन ऑफ़र है वो बोलते हैं वो 235 है, और उसके मुकाबले उनका ओपन ऑफ़र की जो प्राइस है वो ज़्यादा है। अभी इन बर्मन परिवार ने ये कहा है कि वह इसे एक कंपीटिंग ओपन ऑफर नहीं मानता है, और ये सिर्फ इस सभी को एक सूचना है कि वह एक ओपन ऑफर करना चाहते हैं, और वह जो उनका ओपन ऑफर है वह उनके साथ, वो अपने साथ वो प्लान आगे बढ़ाएंगे। अभी बर्मन परिवार जो है वो रेलिगेयर एंटरप्राइजेज में सबसे बड़ा निवेशक है, उसका 25% से ज़्यादा भागीदारी कंपनी में है, और दोनों 26% ओपन ऑफर कर रहे हैं, गायकवाड़ और बर्मन। और अगर और इनके द्वारा अगर बर्मन का ओपन ऑफर आगे बढ़ता है और सक्सीड होता है तो उनको एक कंट्रोलिंग इक्विटी स्टेक की 50% से ज़्यादा भागीदारी कंपनी में मिल जाएगी। ऑलराइट, शुक्रिया अनुराग। और इसी के साथ शो को भी समाप्त करने का समय हो गया है। विवेक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला और तमाम सवालों के जवाब